हमने पिछला एपिसोड में सुना था, लेकिन उस पार्टी से उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे किसी वो शक किया जा सके। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी चेक जारी, फिर भी कुछ पता नहीं चला। विश सिंह उसकी बात सुन के जवाब देता हुआ बोलता है, मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगर इस बार कोई क्लू नहीं ला पाओ तो खुद को गोली मार लेना। असिस्टेंट बेचारा चुपचाप वहां से खिसक लेता है। अब चैप्टर शुरू। चैप्टर 51, राजस्थान जाना। विश सिंह अपने बेटे के खूनी का पता लगाने में लगा हुआ था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। उसकी बार बार नजर उस पार्टी पर ही जा रही थी, लेकिन वो पार्टी की सीसीटीवी देख चुका था, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन से अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। तोड़ फोड़ की आवाज सुन के जानकी जी उसके कमरे में आती है और विश जी को गुस्से से पागल होता देख वो भी परेशान हो जाती है। वो उन्हें रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो इंसान हमारा बेटा कहलाने के लायक नहीं था, आप ये पागलपन छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जानकी जी की बात सुन के विश सिंह उनकी गुस्से से गर्दन दबाने लगते हैं, पर गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, वो मेरा बेटा था, है और रहेगा। अगर तुमने आज के बाद अपनी इस घटिया जब जुबान से उसके बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें किसी को कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ूंगा। विश सिंह कमरे से बाहर चले जाते हैं और जानकी जी अपनी उखड़ी हुई सांसों को नॉर्मल करने लगती है। वो भगवान से बस एक ही दुआ करती है कि उनके पति को सद्बुद्धि दे। वही आरव के विला में रूहानी, आहान और राहुल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, लेकिन उनकी खुशी किसी और के तन बदन में आग लगा रही थी और वो गुस्से से लाल टमाटर हो रहा था। ये कौन है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल आरव को अपने होनहार भाइयों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तो शादीशुदा लड़की को गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दे देते हैं, फिर वहां तो चलती फिरती आइटम बॉम्ब है। वो उन तीनों की सारी हरकतें सीसीटीवी से देख रहा था और अपने दांत पिसते हुए बोला, मुझसे बात करने में इस लड़की को बिजली के झटके लगते हैं और उन दोनों के साथ ऐसे बात कर रही है जैसे लंगोटिया यार हो। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। वो तीनों विला में मस्ती करने में लगे थे, कभी एक दूसरे के पीछे भागते तो कभी तीनों आपस में लड़ाई करते। लेकिन आरव तो बड़ा ही स्वार्थी इंसान निकला, ये तो अपने भाइयों से ही चीर गया। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात को तीनों बैठ के हॉरर मूवी देखने लगते हैं, साथ में ढेर सारे स्नैक्स और खाने और भी बहुत सारे आइटम लेके बैठ जाते हैं। सारे सर्वेंट जा चुके थे, अब घर में वो तीनों ही थे। तीनों ने घर को पूरा भूत बंगला बना दिया था और तीनों सोफे पर बैठे हुए थे, बीच में रूहानी और अगल बगल वो दोनों। जैसे ही मूवी शुरू होती है तब तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां रूहानी के रोने की आवाज आने लगती है। आहान और राहुल रूहानी के रोने से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब इस लड़की ने खुद ही हॉरर मूवी का बोला था तो अब काहे गंगा जमुना बहा रही है बे। अगर उसे डर लगता था तो देख ही क्यों रही है। अब बेचारों को यह भी फिक्र होने लगी कि अगर उनके जल्लाद भाई को पता चल गया कि उसकी जान को उन दोनों ने रुलाया है तो बीच चौराहे खड़े करके दोनों को गोली मार देगा। वो दोनों रूहानी को टिश्यू पर देते हैं और उसे चुप करवाते हुए बोला, रो मत बच्चा, अगर तुझे डर लग रहा है तो हम मूवी ही बंद कर देते हैं। रूहानी उनकी बात सुन के एक नजर दोनों को देखती है और फिर दहाड़े मार के रोने लगती है। अब तो उन दोनों की ओर भी बुरी शामत आनी थी। तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज आती है। आहान और राहुल की सांसें ही अटक जाती है। वो रूहानी के पैर पकड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दो बहना, हम आज के बाद कभी भी हॉरर मूवी नहीं देखेंगे, पर तुम प्लीज चुप हो जाओ। अगर उस जल्लाद ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो जीसस की तरह हम सूली पर टंगवा देगा। वो दोनों अपनी बात खत्म ही कर पाते हैं कि तभी होती है घर में है आरव की एंट्री। घर की खामोशी में उसके कदमों की आहट ऐसे लग रही थी जैसे जनरल डायर पधार रहे हो और अब उन पर गोलियां चला दी जाएंगी। आहान और राहुल मुंह पर हाथ रख के सांसों खींच लेते हैं, लेकिन रूहानी का रोना अभी भी चालू था। उसका रोना देख के आरव परेशान हो जाता है, लेकिन चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे बोल रहा हो, मेरे चेहरे पर कुछ नहीं हो सकता, रोज में गार्नियर मैन फेस वॉश से फेस वॉश करता हूँ, ऐसे कैसे कोई भी भाव दिखाई देगा। आरव रूहानी के पाए आके उन दोनों को घूरते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इन दोनों ने कुछ बोला है? आरव पूछता है, लेकिन रूहानी बड़े बड़े आंसू बहाते हुए नामे सिर हिला देती है। आरव उसके रोने से इरिटेट होते हुए बोला, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये अनुपमा रॉय क्यों बनी हुई हो? मेरे घर में ये बेशुरा राग क्यों बजा रखा है? रूहानी उसकी बात सुन के मूवी की ओर उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, मुझे हॉरर मूवी देखनी है और ये मूवी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। मुझे डरावनी मूवी देखनी है। इस वक्त वो लोग द एक्सोर्सिस्ट मूवी देख रहे थे, लेकिन वो भी रूहानी को डरवानी नहीं लगी। तीनों उसकी बात सुन के ऊपर देख के एक ही लाइन बोला, मारो मारो मुझे मारो। आहान और राहुल रूहानी के चरणों में लेट जाते हैं और उसको बोला, माते आप धन्य है, आपके चरण कहाँ है? लड़कियां हॉरर मूवी देख के डर के रोती है और ये इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मूवी से उसे डर नहीं लगा।
आरव तीनों को घूर के देखता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोला, ये सब कचरा मेरे आने तक साफ हो जाना चाहिए और दिन अभी लग जाना चाहिए। तीनों जल्दी से सब साफ करने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में आरव भी आ जाता है। चारों मिलके डिनर करने लग जाते हैं। डिनर के टाइम आरव तीनों से बोला, हम कल सुबह राजस्थान जा रहे हैं, रेडी हो जाना टाइम से। अगर एक भी लेट हुए तो यही छोड़ के चला जाऊंगा और लेट होने वाले की सजा ये होगी कि दिल्ली से राजस्थान चल के जाना पड़ेगा। ये फरमान अहान और राहुल के लिए था, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता था तो उनकी नींद सबसे लेट खुलती थी और वहां से अपने साथ साथ दूसरों को भी लेट कर देते थे। रूहानी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आरव उसके भाई को ठीक कर देगा। वो डिनर के बाद अपने रूम में चली जाती है और जिया को कॉल करके सब बता देती है। रूहानी की खुशी से जीता भी खुश हो जाती है। रूहानी थोड़ी देर जिया से बात करने के बाद कॉल कट कर देती है और अपनी पैकिंग करने लगती है, क्योंकि वो सब सुबह जल्दी जाने वाले थे, इसलिए अभी पैकिंग जरूरी थी। पैकिंग करके रूहानी अपने बिस्तर पर जाके लेट जाती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। वही आरव, अहान और राहुल तीनों स्टडी रूम में बैठे कुछ बात कर रहे थे। तीनों के ही चेहरे के भाव बहुत खतरनाक थे। आरव उन्हें अपने लैपटॉप में कुछ दिखा रहा था, जो देख के उन दोनों की आंखें भी लाल हो जाती है। उन्हें 100 चीज बताने के बाद आरव उन्हें समझते हुए बोला, वहां जाके आपको अपना आपा नहीं खोना है, बिल्कुल शांति से काम लीजिएगा। खुद को काबू में रखना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। हम उन पर ऐसा वार करेंगे कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। वो अपनी मौत के लिए तरसेंगे। उन्हें उनके किए की हर एक सजा मिलेगी, और वो सजा इतनी भयानक होगी कि देखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। आरव की बात सुन के दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। कुछ देर ऐसे ही वहां खामोशी छाई रहती है। अहान चुप्पी तोड़ते हुए बोला, ये सब तो ठीक है आरव, हम उनको सजा देंगे क्योंकि वो ये डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इन सब के बीच उस मासूम लड़की का क्या कसूर जय? वो इनोसेंट है। उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना मुझे दिल नहीं लग रहा। जितना मैंने उसे जाना, मुझे लगता है कि हमें उसे सच बता देना चाहिए, वो खुद हमारी हेल्प कर देगी। लेकिन अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो वो पीस जाएगी। उसका प्यार से भरोसा उठ जाएगा। शायद फ्यूचर में कभी वो किसी से मोहब्बत ना कर पाते। अहान की बात से राहुल भी सहमत था। आरव उसकी बात सुन के दांत पिसते हुए बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे मकसद से मतलब है। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं वापस से यूएसए चला जाऊंगा। वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो वो हमारे लिए हुक्म का इक्का है। और रही बात प्यार की, तो वो मुझसे प्यार नहीं करती। आरव अपनी बात खत्म करके वहां से निकल जाता है, लेकिन अहान और राहुल को अपने छोटे की फिक्र हो रही थी, जो कि लाजमी भी थी। तीनों अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चारों जल्दी उठ के रेडी होते हैं और राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। सब लोग राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। सबके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन आने वाले कल में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता था। खैर वो तो आगे ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं अपनी कहानी के अगले रुख पे। कुछ देर में उनका जेट राजस्थान लैंड कर जाता है। रूहानी के चेहरे से तो खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जल्दी से जल्दी अपने भाई को फिर से ठीक देखना चाहती थी। बाहर ही उनके लिए कार पहले ही आ चुकी थी। चिराग ने सारा अरेंजमेंट कर दिया था, लेकिन वहां आरव को कार के अलावा निकिता जी ने भी अपनी कार भेजी हुई थी। वो लोग आगे बढ़ के पूरे रिस्पेक्ट के साथ आरव को उनके साथ आने का बोलते हैं, लेकिन आरव उन्हें ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे हमारी माँ लस्सी से घी निकाल देती है। वो सब अपनी कारों को और बढ़ जाते हैं। रूहानी को समझ नहीं आता कि वो किसके साथ जाए, लेकिन फिर अपने मन में सोचते हैं इस लॉर्ड डलहौजी का कोई भरोसा नहीं है, इसी बात पे नाराज हो जाए और ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया तो। ये सोच वो भी उनके साथ ही चली जाती है। कुछ देर में वो लोग हवेली में एंटर करते हैं। निकिता जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए उनके पास आके उनका वेलकम करने लगती है। निकिता जी को देख के अहान और राहुल की मुठ्ठियां कस जाती है, लेकिन आरव अभी भी नॉर्मल ही था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो बस आहू में ही जवाब देता है। निकिता जी की हरकत देख के आरव बिना किसी भाव के बोलता है, आपको नहीं लगता कि आपके बेटे को माफी मांगनी चाहिए? ये बात सुन के निकिता जी की आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखते हुए ही वो जबरदस्ती हाँ में सिर हिला देती है। वो एक सर्वेंट को रोहन को बुलाने के लिए भेजती है। रोहन को उस सर्वेंट ने सिर्फ ये बोला था कि उसे हुक्मरान ईसा ने बुलाया है। उसे नहीं पता था कि वो अभी हलाल होने जा रहा है। वो अपना फोन चलाते हुए बाहर आ रहा था कि वो किसी चीज से टकरा जाता है और सीधा आरव के कदमों में नतमस्तक हो जाता है। उसको वहां देख के राहुल बोलता है, अरे अरे और कितना गिरोगे? हमें ये तो पता था कि तुम गिरे हुए हो, लेकिन इतने गिरे हुए हो ये नहीं सोचा था। रोहन इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। वो गुस्से से उठता है और आगे बढ़ के राहुल को मारने वाला होता है कि उससे पहले ही निकिता जी बीच में आके उसे रोक देती है।
रोहन गुस्से से कुछ कहने वाला था कि निकिता जी उसे आंख दिखा देती है। रोहन चुपचाप वही खड़ा हो जाता है। निकिता जी उसे माफी मांगने को बोलती है, लेकिन रोहन को बार बार आरव की मार याद आ रही थी और वो माफी मांगने से इनकार कर देता है। निकिता जी उसे साइड में ले जाती है और कुछ देर बात करने के बाद उसे लेके वापस आती है। रोहन गुस्से से लाल आंखों के साथ आरव को देखता है और धीरे से सॉरी कहता है। आरव उसके पास जाके बोलता है, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। रोहन एक नजर निकिता जी को देखता है को आंखों से ही उसे चुप रहने को बोलती है। रोहन थोड़ा जोर से सॉरी बोलता है और सीधा अंदर चला जाता है। अहान निकिता जी को देख के बोलता है, आपका बेटा कुछ ज्यादा ही गर्म दिमाग है, जरा जाके देख लीजिए कहाँ आग रहा है वो। निकिता जी को उसका टोन अच्छे से समझ आ रहा था। वो रूहानी को घूरती हुई अंदर चली जाती है, जो चुपचाप पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। रूहानी उनके घूरने से थोड़ा सहम जाती है, लेकिन निकिता जी वहां से चली जाती है। उसके बाद रूहानी भी थोड़ा नॉर्मल होके सबको अंदर आने को बोलती है। सब लोग उसकी बात मान के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल में रूहानी के लिए कोई गलत बात नहीं थी। वो लोग एंटर करने ही वाले थे कि अंदर से पायलों की छन छन की आवाज आती है। जिया अंदर से भागते हुए बाहर आ रही थी अपनी जान रूहानी से मिलने को। अहान और राहुल एक तक उस और देखे जा रहे थे। अहान तो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, लेकिन राहुल की हॉट बीट लाउड स्पीकर बन गई थी। वो एक तक जिया को देखे जा रहा था। उसका मुख द्वार मक्खियों और मच्छरों के लिए बिल्कुल खुला था, वो भी फ्री एंट्री के साथ। जिया सीधा आके रूहानी पे चढ़ जाती है। रूहानी कार की साइड पीट करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए गिरने से बचने को उसने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया था। रूहानी भी अच्छे से उसे गले से लगा लेती है। जिया रूहानी को बोलती है, आपको पता भी है हमने आपको कितना मिस किया है, और एक आप है जो दिल्ली जाके बस ही गई। आपको तो हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई होगी। सोचा होगा अच्छा हुआ जो उस आफत से पीछा छूटा। रूहानी जिया के सिर पे एक चपत लगा देती है और सबको लेके अंदर चली जाती है, उसे वही छोड़ के, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर अभी वो जिया की बातें सुनने बैठ गई तो उसे सुबह से शाम हो जाएगी। जिया खुद को इग्नोर होता देख मुंह फुला के वही बैठ जाती है। रूहानी बेचारी उसकी हरकत देख के अपना माथा ही पीट लेती है। रूहानी जिया को मनाने के लिए वही बैठ जाती है। तभी आरव का फोन रिंग करता है और कॉलर आईडी देख के वो साइड हो जाता है और कॉल अटेंड करता है। आरव सामने वाले को बोलता है, बोलो क्या खबर है। सामने वाला उसे जवाब देता है, सर आज सुबह उनकी बॉडी में कुछ मूवमेंट फील किए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है, सिर्फ हल्की सी उनकी उंगली हिली थी। उसकी बात सुन के आरव की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है। वो खुश होते हुए बोलता है, और बताओ क्या हुआ, मुझे हर बात जाननी है। सामने वाला जवाब देता है, सर वो आपसे बात करना चाहती है, अगर आप कहे तो। आरव उस इंसान को मना करते हुए बोलता है, नहीं अभी नहीं, उन्हें बोलो कि वो मेरी शर्त मान के मैं खुद उनके पास वापस आ जाऊंगा, कोई और बात हो ना तो मुझे कॉल करना। आरव कॉल कट कर देता है। वही जिस आदमी ने कॉल किया था उसके पास खड़ी इंसान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो आदमी बोलता है, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। वो औरत सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है और एक रूम की ओर चली जाती है। उस रूम में एक इंसान बेड पे लेटा हुआ था, उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बहुत सारी मशीनों उसकी बॉडी पे लगी हुई थी, और डॉक्टर्स की पूरी एक फौज उसके आसपास खड़ी उसे ऑब्जर्व कर रही थी। वो औरत कुछ देर वही रुकती है कर फिर उस रूम से बाहर चली जाती है। वही उस इंसान से बात करके आरव के फेस पे एक अलग ही खुशी झलक रही थी। वो अपने फोन में एक पिक्चर देखते हुए बोलता है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, आप जल्दी ही मेरे साथ होंगे, मेरे पास होंगे, मुझे ये अकेलापन नहीं महसूस होगा, फिर प्लीज जल्दी से होश में आ जाए आप। चैप्टर 52 अतीत की झलक। आरव के पास किसी का कॉल आता है और उस पे बात करने के बाद उसके इमोशनलेस चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। आरव कुछ ही पलों में खुद को फिर से पत्थर बना के सबके पास वापस आ जाता है। आरव और बाकी सब अंदर चले जाते हैं। निकिता जी रोहन को शांत करने में लगी थी, क्योंकि उसने अपने रूम को कबाड़ खाना बना दिया था। वो कसम खाता है कि वो आरव और उसके भाइयों से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा। निकिता जी सबके पास लौट आती है। वो सबको नाश्ते के लिए बोलती है, लेकिन आरव मना कर देता है और पहले राज का इलाज शुरू करने को बोलता है। निकिता जी ये बात सुन के खुश हो जाती है। सब लोग राज के रूम की ओर चले जाते हैं। आरव एक तीखी नजर उस पे डालता है और बाकी सबको सभी डॉक्टर्स के साथ भी बाहर भेज देता है। अब उस रूम में सिर्फ राज और आरव ही थे। आरव एक नजर उस बंद दरवाजे की ओर डालता है और उसके चेहरे पे एक कातिलाना स्माइल आ जाती है। वो राज के फेस से ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है। राज की सांसें फूलने लगी थी। आरव उस ऑक्सीजन मास्क को उसके चेहरे पे फिराते हुए बोलता है, ये तो अभी शुरुआत है राज कपूर, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? चलो तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता,
मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे कर्मों की सजा देने आया हूँ। जो नफरत इतने वक्त से मैंने अपने दिल में छुपा रखी है, उससे तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जलाने आया हूँ। तुमने जो किया ना मेरे साथ, उसका ऐसा हिसाब लूंगा कि यमराज की भी रूह कांप जाएगी तुम्हारी हालत देख के। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। नहीं, अरे नहीं रे बना, तुम्हें मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें होश में लाने आया हूँ, ताकि तुम्हें वो अपने हाथों से सजा दे सके। इसलिए अब तुम्हें होश में आना ही होगा। आज के लिए बातें बहुत हो गई, बाकी बातें हम कल करेंगे। तुम तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। फिर उसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा के बोलता है, ये लो, इसी के लिए इतना तड़प रहे हो ना। आरव ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आज की डोज का टाइम हो गया, सो बी रेडी। आरव पास में रखे इलेक्ट्रिक डिवाइस उठता है जो डॉक्टर पेशेंट्स को करंट देने के लिए यूज करते हैं, और राज की चेस्ट पे रख देता है। राज को बॉडी उठती है और फिर गिर जाती। आरव राज को शॉक देते हुए पूरा राक्षस लग रहा, ऐसा लग रहा था मानो वो अभी के अभी उसे जान से मार देगा। राज को थोड़ी देर टॉर्चर करने के बाद उसके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन दिख रहा था। वो मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आ जाता है और निकिता जी की ओर मुड़ के बोलता है, बहुत जल्द वो होश में होंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें होश में लाके ही रहूंगा। ये बोलते हुए वो बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी बना हुआ था। वही अहान और राहुल के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। कुछ देर बात करने के बाद सब लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं। रूहानी ने ही सबके लिए नाश्ता बनाया था। वो सबको सर्व करती है और सब लोग नाश्ता शुरू करते हैं। राहुल की नजर बार बार वहां बैठी जिया पे ही टिक रही थी। अहान जो उसके साइड में ही बैठा था वो धीरे से उसे बोलता है, बेटा खाने पे ध्यान दे, खाना प्लेट में है, सामने नहीं। राहुल उसको इग्नोर करते हुए बोलता है, भाई ये इंडियन फूड इतना टेस्टी क्यों होता है, सिर से पांव तक लाजवाब है भाई। अहान उसको जवाब देते हुए बोलता है, बेटा लाजवाब खाना तीखा भी होता है जो अंदर तक आग लगा देता है। राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई आग तो देखने से ही लग गई थी, अब तो सिर्फ टेस्ट करना बाकी। पर ये तो मेरी प्लेट में आ ही नहीं रहा, इसने तो मुझ पे नजर ही ना डाली। अहान थोड़ा हंसते हुए बोलता है, अपने साइड पे रखे सैलेड को देख ले एक बार, तेरी सारी भूख मर जाएगी। राहुल मुंडी घुमा के देखता है तो आरव उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी नाइफ से छोटे छोटे पीसेस करके बिना पकाए ही उसकी खा जाएगा। राहुल बत्ती सी दिखा देता है। वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, वैसे छोटे, ट्रीटमेंट तुझे पूरा दिन तो करना नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा था कि हम सब राजस्थान घूम लेते हैं। वैसे भी हम पहली बार यहाँ आए हैं, तो क्या ख्याल है आपका। निकिता जी मस्का लगत हुए बोलती है, हाँ ये ठीक रहेगा, आप सब घूम आइए। रूहानी और जिया आपको घुमा देंगी क्योंकि वो यहाँ के बारे में सब जानते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। निकिता जी तो उनके सामने मीठी खीर बन रही थी ताकि आरव फिर से नाराज होके ना चला जाए। उनकी बात सुनते ही आरव की नजर रूहानी पे टिक जाती है जो नजरें झुकाए काम कर रही थी, मानो उसे कोर्ट के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। जिया की नजर भी उठती है और वो अपने सामने बैठे राहुल को देखी गई को कब से उसे ही देख रहा था। जिया उसको यूं खुद को देखता पाके अपनी आंखें छोटी कर लेती है, लेकिन राहुल के फेस पे अभी भी स्माइल थी। सब लोग कुछ ही देर में रेडी हो जाते हैं घूमने के लिए। एक कार में जिया और रूहानी और दूसरी कार में वो तीनों होते हैं। जिया के दूर होने से राहुल का मुंह लटक गया था क्योंकि उसने तो ये प्लानिंग भी उसके साथ वक्त बिताने के लिए ही की थी, लेकिन सब फेल हो गया। कुछ दूर जाने के बाद दोनों कारें रुक जाती है। सब लोग कार से बाहर आ जाते हैं। आरव रूहानी के पास जाके बोलता है, चले। रूहानी हमें सिर हिला देती है और जिया की ओर मुड़ के बोलती है, दी आप इनके साथ जाए, हम थोड़ी देर में आपको वहीं मिलते हैं। जिया भी हमें सिर हिला के निकल जाती है। अब राहुल, अहान और जिया एक कार में थे और रूहानी और आरव दूसरी में। दरअसल रूहानी ने हाँ इसलिए बोला ताकि वो हवेली से बाहर निकल जाए और आरव को लेकर अर्जुन के पास जा सके और निकिता जी को या किसी और को पता भी ना चले। रूहानी और आरव कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रूहानी उस डॉक्टर के पास चली जाती है आरव के साथ। आरव को वहां देख के उस डॉक्टर का तो मुंह खुला ही रह जाता है। रूहानी उस डॉक्टर को चुट्टी काटती है होश में लाने को। डॉक्टर होश में आता है और उनके साथ अर्जुन के रूम की ओर चला जाता है। सब लोग अंदर जाते हैं तो सामने एक 24-25 साल का लड़का बेड पे लेटा हुआ था। रूहानी की आंखें तो उसको देख के ही नम हो गई थी। आरव उस डॉक्टर को इशारा करता है अर्जुन को रिपोर्ट्स देने को, जो कब से बस आरव को ही देखे जा रहा था। डॉक्टर जकड़ी जल्दी सारी रिपोर्ट्स आरव के पास लेके हाजिर हो जाता है। आरव कुछ देर रिपोर्ट्स पढ़ता है और फिर अर्जुन को चेक करता है। कुछ देर सब देखने के बाद आरव उस डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देके बाहर आ जाता है और रूहानी के साथ निकल जाता है। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। रूहानी चुप्पी को तोड़ते हुए बोलती है, अरे मिस्टर गूंगे महाराज, आप कुछ बोलिए तो बताइए तो को मेरा भाई ठीक हो जाएगा या नहीं। आप तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे ऊपर वाले ने आपको बोलने की परमिशन ही नहीं दी।
यहाँ मेरी टेंशन से जान सुखी जा रही है और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रहे। आरव खुद को गूंगा सुन के दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गूंगा बोलने की? सबको क्या तुमने अपने जैसा समझ है क्या? जब देखो तब फटे हुए स्पीकर की तरह बजती रहती है। कोई म्यूट बटन तो है नहीं? पहले ये बताओ तुम मुझे कि अर्जुन को हुआ क्या है? मेरा मतलब है उसकी रिपोर्ट्स देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके सिर पे किसी रोड से मारा हो। आरव की बात सुन के रूहानी पुरानी यादों में खो जाती है। वो देखती है कि एक लड़का रोड लेके उसकी ओर बढ़ रहा है उसको मारने के लिए, लेकिन वो रूहानी को मार पाता उससे पहले ही अर्जुन बीच में आ जाता है और उस लड़के से रूहानी को बचा लेता है। उस लड़के और अर्जुन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस लड़के ने अपने आदमियों को बुला लिया था पहले ही, इस वजह से वो अर्जुन पे भारी पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। रूहानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के के आदमी उसे रोक लेते हैं और वो भी कुछ नहीं कर पाती। वो लड़का रूहानी को एक थप्पड़ मार देता है और वो गिर जाती है, लेकिन उसका सिर पास खड़ी गाड़ी से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उस लड़के के आदमी अर्जुन को मारते रहते हैं। अर्जुन बेहोश हो चुका था। आखिर में वो लड़का पूरे फोर्स से अर्जुन के सिर पे वार करता है और उसके बाद रूहानी की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो रूहानी को मार पाता उससे पहले ही कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। वो लड़का और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। रूहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती है, आप बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, उसके ठीक होने पे मैं खुद आपके उसके बारे में बता दूंगी। आरव भी आगे कुछ नहीं पूछता। आरव रूहानी से अर्जुन की हालत के बारे में पूछता है, लेकिन रूहानी ये कह के बात को टाल देती है कि वो अर्जुन के ठीक होने पे ही उसको सब कुछ बताएगी। उसके बाद आरव भी रूहानी से कुछ नहीं पूछता और वो हान, राहुल और जिया के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो तीनों चित्तौड़गढ़ के किले में घूमने गए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किमी दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। ये किला जौहर की वजह से भी फेमस है। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। जिया घूम घूम के आहान और राहुल को किले के बारे में बता रही थी। आहान तो ध्यान से सुन रहा था, लेकिन राहुल की नजर तो उस पे ही अटकी हुई थी। वो कभी उसके हिलते होठों को देखता तो कभी उसकी खुली कमर को, कभी उसकी मटकती आंखों तो कभी उसके लहराते बालों को। जिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसका राहुल की ओर कोई ध्यान ही नहीं था, लेकिन आहान को राहुल की हालत बहुत अच्छे से दिख रही थी। वो उसके पास जाके धीरे से उसके कान में बोलता है, भाई वो तेरी उन यूएसए की लड़कियों जैसी नहीं है कि लुक्स पे ही फ्लैट हो जाए। ऐसे राल मत टपका उसको देख के, अगर उसको पता चल गया ना तो इसी किले में दौड़ा दौड़ा के मारेगी, समझा? राहुल उसकी बात सुन के अपनी आंखों को गोल गोल घुमा के बोलता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आहान उसकी बात सुन के बोलता है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और ये मत भूल कि वो कौन है और तू कौन है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें ना मेरी कोई गलती थी और ना ही इस लड़की की। जिसकी गलती थी उसकी सजा की शुरुआत हो चुकी है और उसे सज भी मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। इसकी फैमिली के कर्मों की सजा इसको तो नहीं दे सकते, वो तो गलत होगा ना। और अब तू अपनी ये फटफटी बंद कर, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। आहान उसकी बात सुन के हल्का स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है, ये नहीं सुधर सकता, और खुद भी उसके पीछे हो लेता है। जिया उन्हें जौहर वाली जगह दिखा के बोलती है, ये जौहर की जगह है जहाँ रानियां बुरे लोगों से बचने के लिए खुद को और अपनी प्रजा की सारी औरतों के साथ आग में समा जाती थी। राहुल जिया की बात सुन के बोलता है, जिया जी उस टाइम पे तो राजा कितनी सारी शादियां करते थे। मेरा मतलब है कि अगर वो खुद को किसी और के साथ बांध सकते थे बिना इस बात की फिक्र किए कि उनकी वाइफ को कैसा फील होता होगा, तो फिर रानियों के साथ ऐसा क्यों? उन्हें इतना बलिदान क्यों देना पड़ता था? मेरा मतलब है उनके भी कुछ हक होने चाहिए थे। आपको नहीं लगता कि उनके साथ गलत होता था? क्यों करती थी वो ये जौहर? जिया राहुल की बात सुन के कुछ देर सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस्टर ओबरॉय, शायद आज तक आप उन लड़कियों से मिले हैं जो अपने लिए पार्टनर कपड़ों की तरह चेंज करती है, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम लड़कियों के लिए हमारी इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। हम हमारी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को दिल से खुद को सौंपते हैं। उस पे कोई अगर गंदी नजर डालेगा तो हम खुद को ही खत्म कर लेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, वो रानिया भी लड़ सकती थी, लेकिन उस गंदे इंसान से हम लड़े, उसके मुंह लगे, इतनी उसकी औकात नहीं। इसलिए वो रानिया खुद को खटक कर लेती थी, ये सोच के कि उसकी गंदी नजर भी हम पे नहीं पड़नी चाहिए। रही बात राजाओं की एक से ज्यादा शादी करने की, तो उन रानियों में हिम्मत होती थी, वो इतनी मजबूत होती थी कि कोई भी उन्हें तोड़ ना पाए। इसलिए तो वो अपने पतियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी होती थी। जिया की बात सुन के राहुल स्पीचलेस हो चुका था। उसको जिया की बात ज्यादा समझ तो नहीं आई, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ आया कि लड़कियों की ही मर्जी होती थी, तभी तो उनके पति एक से ज्यादा शादी कर पाते थे। वरना हमारे अंदर हिम्मत तो इतनी है कि जिस दिन सामने वाला हमें धोखा देने की कोशिश करे, उसी दिन उसको जला के स्वाहा कर दे। जिया आगे बढ़ जाती है और उसके साथ ही राहुल और अहान भी। राहुल अपने मन में सोचता है, बेटा राहुल, बहुत मेहनत लगने वाली है उसको पटाने में। रूहानी और आरव भी किले में आ चुके थे। रूहानी तो खुशी से पूरे किले में घूमती हुई जा रही थी, लेकिन आरव के फेस पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि उसे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो अर्जुन के लिए हाँ बोल के फंस गया बेचारा, उसे ये सब सिर्फ टाइम पास ही लगता था। वही दिल्ली में विश सिंह पार्टी की फुटेज देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि पूरी फुटेज में राहुल सिर्फ एक ही जगह अपनी नजरें गड़ाए बैठा था और ड्रिंक किए जा रहा था। कुछ देर में उसकी नजरों का निशाना यानी कि रूहानी वहां से उठ के वॉशरूम जाती है और राहुल भी उसके पीछे चल देता है। उसके बाद की फुटेज विश सिंह नहीं देखता, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से जानता था, क्योंकि रूहानी को देख के कोई भी होश खो दे, और ये तो उसका ठरकी बेटा था। विश अपने सेक्रेटरी को रूहानी की सारी इंफॉर्मेशन निकलने को बोलता है और सेक्रेटरी भी ओके सर बोल के काम में लग जाता है। वही किले में एक इंसान को छोड़ के बाकी सब एंजॉय करने में लगे थे, क्योंकि आरव को तो चीर मची हुई थी। उसका बस चलता तो वो उन चारों को वही छोड़ के वापस हवेली चला जाता। उसकी चीर देख के रूहानी को उसको और परेशान करने का मन करता है। वो जिया से बोलती है, दी आपको पता है कुछ लोग इतने सीरियल होते हैं कि पूछो ही मत, उन्हें एंजॉय करने का तो पता ही नहीं होता। जब देखो तब जिराफ की तरह मुंह उठाए ही घूमते हैं, मानो थोड़ा भी झुके तो उनकी इज्जत को कोई रंग लगा के भाग जाएगा। आरव को उसका टोन अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि वो बोल भले ही जिया से रही थी, लेकिन देख उसकी ओर ही रही थी। आरव रूहानी को कुछ जवाब देने वाला होता है कि उसके फोन पे कुछ एमएसजी आता है और वो वहां से दूसरी ओर जाने लगता है। रूहानी को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया और आरव नाराज हो गया हो, इसलिए वो सबको बोल के उसे मनाने को चली जाती है। चैप्टर 53 नोक झोंक और नजायज औलाद। सब लोग चित्तौड़गढ़ के किले में घूमने जाते हैं। आरव के अलावा सब लोग वहां एंजॉय कर रहे थे। वो मुझ बनाए अपने फोन में ही घुसा हुआ था। रूहानी ने तो उसको टॉन्ट भी मार दिया था। तभी उसके फोन पे कुछ एमएसजी आता है और वो फोन लेके दूसरी ओर चला जाता है और रूहानी को लगता है कि वो उससे नाराज होके तो नहीं चला गया, इसलिए वो भी उसके पीछे हो लेती है। अब आरव 6-4 इंच का इंसान और रूहानी उससे आधी भी नहीं। वो अपने लंबे लंबे कदमों के साथ बहुत दूर निकल चुका था कुछ ही पलों में, और बेचारी रूहानी उसके पीछे भागते हुए जा रही थी। वो नजरें उठा के दिखती है और फिर अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलती है, अरे दया रे, ये जिराफ आदमी कहाँ चला गया? अभी तो यही था। भाग रूहानी भाग जल्दी उसके पीछे, कहीं ऐसा ना हो कि 1 मिनट बाद उसकी वो बुराती हुई आवाज आए, मैं तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की है। रूहानी आरव को इधर उधर किले में ढूंढने लगती है, लेकिन आरव तो अपने फोन में घुसा हुआ किसी को एमएसजी करने पे तुला था। उसको नहीं पता था कि एक छोटी खरगोश उसके पीछे भागते हुए आ रही है। रूहानी तो आरव को ढूंढते हुए थक गई थी। वो थोड़ी ऊंची जगह पे जाके आरव को देखने की सोचती है, क्योंकि उसे नीचे से तो डायनासोर दिखाई नहीं दे रहा था। आरव का भी काम खत्म हो जाता है और वो सबके पास जाने लगता है। अचानक वो बिल से बाहर आया और रूहानी की नजर उस पे गिरी। रूहानी उसको देख के भागते हुए उसके पास जाने लगती है। आरव जो उसको ऐसे भागते आते देख वही रुक गया था। वो सोच रहा था, ये लड़की कभी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकती, इसको ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे भी पीटी उषा ही बनना है। अब उसको कौन बताए कि रूहानी के दिल में उसको देख के एक ख्याल आता है, मैनू रब मिलिया, मैनू तू मिलिया। वो अपनी ही धुन में भागी आ रही कि उसकी पैर स्लिप होता है और वो सीधा आरव के ऊपर गिर जाती है। आरव उसके इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और संभाल नहीं पाता और दोनों गिर जाते हैं। दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी कि आरव का पूरा फेस रूहानी ने कवर कर लिया था अपने बालों से और उसके होठों पे भी अपना कब्जा कर लिया था। रूहानी की आंखें तो सिचुएशन देख के बाहर आने को हो गई थी, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूहानी जल्दी से आरव से दूर हो जाती है, लेकिन आरव को उसका दूर होना पसंद नहीं आया। वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और उसे पलट के उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। रूहानी उसको आंखें फाड़े देखने लगती है, क्योंकि आसपास खड़े लोग उनको ही देख रहे थे। उनमें सारे विदेशी थे, कुछ को छोड़ के, लेकिन रूहानी के लिए तो किसी का होना ही काफी था।
वो आरव को धक्का देने लगती जैकी आरव उसके हाथ ऊपर करके अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे लगा के और भी पैशन से उसे किस करने लगता है। उसने रूहानी को ऐसे जकड़ा था कि वो 1 इंच भी ना हिल पाए। रूहानी कुछ ही देर में कोशिश करना छोड़ देती है क्योंकि इस पहाड़ को हिलाना उसके बस में नहीं था। आरव काफी देर तक उसे किस करता रहता है। थोड़ी देर में जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तो वो उसे छोड़ देता है। रूहानी का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। रूहानी अभी भी जमीन पे लेटे लेटे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आरव उसके ऊपर से उठता है और उसे गोद में उठा लेता है। रूहानी उसको घूर के देखती है और उसकी बाहों में छटपटाने लगती है, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चेहरा अब भी एक्सप्रेशन लेस ही था। वो उसे लेके बाहर जाने लगता है। उन दोनों को ऐसे जाते देख सब लोग टालने लगते हैं। रूहानी को सबके ऐसे देखने से बड़ी शर्मा रही थी और उसकी बातों का आरव पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। इसलिए वो अपना चेहरा छुपाने के लिए आरव के कोट का यूज करती है। उसके 56 इंच के सीने में अपना छोटू सा फेस छुपा लेती है। आरव कार के पास आता है और डोर ओपन करके रूहानी को उसमें बैठा देता है और खुद हान को कुछ एमएसजी करके रूहानी को लेके निकल जाता है। रूहानी थी गुस्से से लाल पीली हुई, उसको घूरे जा रही थी। उसका बस चलता तो उसको अभी माम जस्ते में कूट के उसकी चटनी बना लेती, लेकिन आरव महाराज ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर में उनकी कार एक बड़े से बंगलों के बाहर रुकती है। आरव बाहर जाके उसकी साइड का डोर ओपन करता है, लेकिन रूहानी गुस्से से बाहर ही नहीं आती। आरव अपनी एक आईब्रो उठता है और ओके बोल के उसको गोद में उठा लेता है। रूहानी जो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, वो उसके सीने पे अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह के बरसाने लगती है, लेकिन आरव तभी रुकता है जब वो घर के अंदर चला जाता है। हाल में बहुत सारे सर्वेंट उनको ऐसे देख रहे थे। आरव सब पे अपनी एक जलती हुई निगाह डालता है और जोर से बोलता है आउट। सब लोग उसकी दिल दहला देने वाली आवाज सुन के कुछ ही सेकंड्स में घर के बाहर बने आउट हाउस में चले जाते हैं। आरव रूहानी को उतार देता है और उसे देखते हुए बोलता है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बनाओ। रूहानी जो पहले से ही चलती फिरती तोप बनी हुई तो वो हमला कर ही देती है और उसको उंगली दिखाते हुए बोलती है क्यों बनाऊं मैं आपके लिए खाना? ठेका नहीं ले रखा है मैंने आपका, कोई नौकर रही हूं मैं आपकी जिसको आप महीने की 4000 तनख्वाह देते हैं। आपने क्या मुझे गंगूबाई समझा है जो कभी गंगूबाई खाना बना दो, गंगूबाई झाड़ू लगा लो, गंगूबाई पोछा लगा दो, गंगूबाई तू गंगूबाई वो। और आप खुद को समझते क्या है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की और गोद में उठा के लाने की? सब लोग कैसे घूर घूर के देख रहे थे हम, और ये लेके कहा आए हैं आप मुझे। एक बात आप अपने इन दोनों कानों के जंग लगे पर्दे खोल के सुन लीजिए, मैं आपके लिए कोई मेहनत नहीं करने वाली हूँ। आपको भूख लगी है तो खुद बना लीजिए। आरव जो कब से रूहानी के बकवास सुन रहा था वो इससे ज्यादा नहीं सुन पाता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। रूहानी के हाथ को पकड़ के उसकी कमर से लगा के खुद से चिपका लेता है। आप बोलता है मैं कुछ ही देर में फ्रेश होके आ रहा हूँ, तब तक खाना बन जाना चाहिए, वरना। वो अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है और ऊपर की ओर चला जाता है। रूहानी उसकी अधूरी बात सुन के अपने दिमाग के बैलगाम घोड़ों को दौड़ा के इतना ही सोच पाती है कि आरव उसके भाई का इलाज नहीं करेगा। वो जल्दी से किचन ढूंढने लगती है। जल्दी ही उसकी तलाश पूरी होती है और उसे किचन मिल जाता है। वो जल्दी से आरव के लिए खाना बनाने लगती है। वो सब्जियों को ऐसे काट रही थी मानो उसके हाथ में आरव की गर्दन हो और वो बोल रही हो अब तेरा क्या होगा बेकालिया, और आरव उससे खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा हो। लेकिन रूहानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस इतना ही बोलती है आज तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, जब देखो तब मेरा खून पीते रहते हो, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आते हो। रूहानी ने सारी सब्जी का मर्डर कर दिया था। कुछ देर में उसने खाना बना दिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पे था। अचानक उसके लाल टमाटर फेस पे एक खुराफाती स्माइल आ जाती है। वो मिर्ची का डिब्बा उठा के सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। आरव भी अब तक आ चुका था। वो बैठ जाता है और रूहानी उसको स्माइल करते हुए खाना सर्व करती है। आरव उसकी स्माइल देख के ही समझ गया था कि उसने कुछ तो किया है। वो खाने की एक बाइट लेता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो जैसे तैसे वो निवाला अंदर करता है। उसको अभी रूहानी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और रूहानी सीधा उसकी गोद में जा गिरती है। वो उसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही किस करने लगता है। कुछ देर में उसे मिर्ची लगना बंद होती है और वो फिर एक बाइट लेता है। फिर उसको मिर्ची लगी और फिर वो उसे किस करने लगा। ऐसे ही करके वो पूरा खाना खा लेता है। रूहानी तो मूर्ति की तरह वही जमी रह जाती है। उसका पासा उस पे ही भारी पड़ गया था। आरव खाने के बाद उसे छोड़ देता है और बोलता है मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, फिर चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। आगे से मुझसे उलझने की सोचना भी मत, वरना आगे कुछ करने में भी मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। बस तुम अपना सोच लेना। भूख लगी हो तो खाना खा लो और जल्दी से बाहर आओ।
हमें वापस भी जाना है। रूहानी को वही छोड़ के आरव जाने लगता है कि रूहानी गुस्से से सारी चम्मच उठा के उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन आरव झुक जाता है और उसे एक भी नहीं लगती। कुछ देर में वो वहां से निकल जाते हैं। वो जब वहां पहुंचे तो उसकी वहां राहुल, अहान और जिया पहुंचे थे। वो सब लोग एक साथ अंदर जाते हैं, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि हुए क्या। सब लोग घर वापस आ चुके थे। आरव, राहुल और अहान आउट हाउस में चले जाते हैं। रूहानी और जिया हवेली के अंदर चले जाते हैं। रूहानी का दिमाग अभी भी गर्म था, उसने जिया से भी बात नहीं की। वो अपना गुस्सा घर के कामों में निकालने लगती है। शाम को सब लोग डिनर के लिए आते हैं, लेकिन रूहानी का चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। रूहानी और कुछ सर्वेंट मिलकर सबको डिनर सर्व करते हैं। आरव तो रूहानी को ही घूर रहा था, लेकिन रूहानी ने उसकी ओर नजर उठा के भी नहीं देखा, और इसी वजह से आरव का पारा हाई हो रहा था। पूरे डिनर के टाइम पे आरव रूहानी की हर हरकत को नोटिस कर रहा था, लेकिन रूहानी ने नजरें उठा के भी नहीं देखा। डिनर के बाद आरव एक बार फिर राज को ट्रीटमेंट देके आउट हाउस चला जाता है। आरव के दिमाग में अभी भी रूहानी ही घूम रही थी। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो लैपटॉप लेके बैठ जाता है और काम में अपना ध्यान लगन की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो गुस्से से आउट हाउस से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हवेली में रूहानी अपने रूम की ओर जा रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वो इंसान रूहानी को हवेली के लास्ट में बने एक रूम की ओर ले जाता है। हवेली के उस हिस्से में आने की परमिशन किसी को भी नहीं था। वो इंसान रूहानी को ले जाके उस रूम में धक्का दे देता है। रूहानी फर्श पे गिर जाती है। वो इंसान उस रूम का डोर बंद करता है और रूहानी के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये इंसान और कोई नहीं रोहन था। रोहन गुस्से से रूहानी को घूर रहा था। रूहानी अभी भी फर्श पे गिरी हुई थी। रोहन गुस्से से उसके पास जाके बैठ जाता है और अपने हाथ से उसके जबड़े को भींचते हुए बोलता है, आजकल बहुत रंगोलियां मनाई जा रही है उस डॉक्टर के साथ, पसंद तो नहीं आ गया है वो? रूहानी उसको जवाब देते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं रोहन भाई। रोहन को रूहानी की बात सुन के गुस्सा आने लगता है। वो रूहानी को खींच के एक थप्पड़ मार देता है। रूहानी की गुस्से से मुट्ठी भींच जाती है। वो जलती हुई आंखों से रोहन को देखती है। रोहन उसके बाल पकड़ के खींचते हुए बोलता है, भाई नहीं ही मैं तुम्हारा, तुम मेरी माँ की सिर्फ एक गलती हो, नाजायज औलाद हो तुम, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे भाई बोल सको। दोबारा अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पिछली बार तो तुम्हारे उस मुन्हा बोले भाई को छोड़ दिया, बच गया वो जान से, लेकिन अब नहीं बचेगा। पता तो मैं लगा के रहूंगा वो तुम्हारा रक्षक कहा, और जिस दिन वो मेरे हाथ लगेगा उस दिन वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेगा। रूहानी को अर्जुन की बात सुन के रूहानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो रोहन को गुस्से से धक्का दे देती है और बोलती है, अगर मेरे अर्जुन को हाथ भी लगाया तो तुम्हें यही फाड़ दूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। रोहन का दिमाग जो गर्म हो रहा था वो अब फूटने को तैयार था। वो एक और थप्पड़ रूहानी को मार देता है। रूहानी जमीन पे गिर जाती है। रूहानी उस रूम की अलमारी को खोलता है और उसमें से एक चाबुक निकाल लेता है। वो गुस्से से चाबुक रूहानी पे बरसाने लगता है। रूहानी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखती है। उसके मुंह से ओफ भी निकलती। वो चुपचाप रोहन के टॉर्चर को बर्दाश्त करती रहती है। रोहन काफी देर तक रूहानी पे चाबुक बरसता रहता है। रूहानी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन रोहन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और निकिता जी अंदर आती है। अंदर के नजारे को देख के भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोहन के पास जाती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो बेटा, इस जैसी लड़की पे क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ, मैं इसको हैंडल करती हूँ, तुम जाओ ये से। रोहन रूहानी को एक बार घूर के देखता है और चला जाता है। उसके जाते ही निकिता जी रूहानी के पास जाके बोलती है, अपने रूम में जाओ और इन सब के बारे में किसी को पता नहीं चला चाहिए, और हाँ उस डॉक्टर से दूर रहो। उस जैसे अमीर लड़के लड़कियों को सिर्फ टिश्यू पेपर समझते हैं, यूज एंड थ्रो, और जब उसे पता चलेगा कि तुम एक नाजायज औलाद हो तो वो तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं। अब अपना ये हुलिया ठीक करो और अपने रूम में जाओ। निकिता जी वहां से जाने लगती है कि रूहानी पीछे से अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, माँ मेरी गलती क्या है, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे नाजायज औलाद बनना है, मुझे तो इस दुनिया ने नाजायज बना दिया, मेरी गलती क्या है इसमें। निकिता जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद रूहानी खुद को संभालते हुए उठती है और अपने रूम की ओर चली जाती है। वो अपने रूम में जाती है और जाके बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। ये सब कुछ कोई और भी था जो हर हरकत को देख रहा था। रूहानी शावर लेती है। पानी गिरने से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल के बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो रूम में आती है कि उसकी आंखों से बहते आंसू और भी बढ़ जाते हैं। सामने उसके रूम में आरव खड़ा था। आरव को देख के रूहानी को पता नहीं क्या फील होता है। वो भाग के जाती है और आरव के गले लग जाती है। आरव को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि आज तक कोई सिचुएशन उसने फेस ही नहीं की थी। रूहानी उसके सीने से लग के रोती रहती है। आरव भी अपने हाथ बढ़ा के उसे अपने आगोश में ले लेता है। रूहानी के बहते आंसू आरव को तकलीफ दे रहे थे। वो काफी देर तक उसके सीने से लग के रोती रहती है। आरव उसके सिर पे हाथ फेरता रहता है। थोड़ी देर में वो शांत होती है। आरव उसे बेड पे बैठा देता है और उसे पानी देता है। कुछ देर में रूहानी पूरी तरह से शांत हो जाती है। आरव उसके पास ही बैठ जाता है और बोलता है, उस दिन राहुल ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करी तो तुमने उसका मार मार के कचूमर बना दिया। फिर आज क्या हो गया था, जब वो तुम पे हाथ उठा रहा था, तुम्हें इतना गंदा बोल रहा था, तो उसे जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों उनके सामने इतनी कमजोर पड़ गई? दिल्ली, मुझे ज्यादा बात तो समझ नहीं आई, लेकिन अगर सामने वाला इंसान गलत है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमारी माँ गई या हमारा भाई। रूहानी उसकी बात सुन के एक फीकी हंसी देती है और बोलना शुरू करती है, जब मैंने होश संभाला तब मैं, अर्जुन भाई और हमारे पापा सब खुश रहते थे, लेकिन एक दिन सब बिखर गया। काम से वापस आते पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो यूनिस के लिए छोड़ के चले गए। मैं और अर्जुन भाई एक दूसरे का परिवार बने। एक दिन फिर से मेरा परिवार टूट गया जब मुझे पता चला कि मैं नाजायज औलाद हूँ। मेरी माँ राजस्थान की हुक्मरानी सा है। जब पता चला तो दिल में एक ख्याल आया कि जब वो मेरी माँ है तो फिर मैं यहाँ क्यों? मुझे और अर्जुन भाई को हवेली में ले आया गया। मेरी माँ ने मुझे माँ बोलने का हक तक नहीं दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन रोहन को पता चला कि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ। उस दिन उसने गुस्से से मुझ पे हमला कर दिया। मुझे बचाने आए अर्जुन भाई को भी उसने नहीं छोड़ा। अर्जुन भाई को तो मैंने बचा लिया, लेकिन वो कोमा में चले गए। माँ को पता चला रोहन की हरकत के बारे में, तो उन्हें उसे यूएसए भेज दिया, लेकिन वो तो आज तक मुझसे नफरत करता है। अर्जुन भाई को ना बचा पाने का बुरा मुझे आज तक लगता, इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मुझे हाथ भी ना लगा सके। पहली बार जब रोहन ने मुझ पे हाथ उठाया तो मैंने उसका हाथ तोड़ दिया। उस दिन मेरी माँ ने मुझे मारा और बोला कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा कौन है तो मुझे रोहन से नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। उस दिन के बाद रोहन ने कुछ भी किया मैंने उफ तक नहीं की, इस उम्मीद में कि एक दिन वो मुझे बता दे कि मेरे पिता कौन है। लेकिन आज तक तो मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुझ पे नाजायज का टैग क्यों लगा दिया। इन सब में मेरी क्या गलती है? रूहानी की बात सुन के आरव को रोहन और निकिता जी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो अभी के अभी उसे जान से मार देता। वो रूहानी को शांत करता है और उसके घावों पे दवाई लगा के वापस आउट हाउस में चला जाता है। आरव के कुछ ना बोलने से रूहानी को लगा कि उसने भी उसे ही गलत समझा। वो बेड पे लेट जाती है और रोती रहती है। वो ना जाने कितनी ही देर तक रोती रहती है। आरव आउट हाउस में जाके किसी को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देके कॉल कट कर देता है। आरव कुछ देर अपने लैपटॉप पे काम करता है और उसके फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। चैप्टर 54 राहुल की पलटन। रूहानी की दर्द भरी कहानी सुन के आरव को भी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे से शो नहीं करता। रूहानी को शांत करा के और उसके घावों पे मेडिसिन लगा के वो वापस आउट हाउस आ जाता है और अपना फोन उठा के किसी को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देके कॉल कट कर देता है। आरव उस पे बाद अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है और कुछ देर उसमें अपनी उंगलियां थिरका देता है। थोड़ी देर में उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी। वो लैपटॉप बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हवेली में कोहराम मचा हुआ था। सब लोग उधर से उधर भाग रहे थे। सबके चेहरे पे टेंशन साफ झलक रही थी। रूहानी जो काफी लेट सोई थी, उसकी अभी तक नींद नहीं खुली थी, इसलिए उसे इन सब का नहीं पता था। थोड़ी देर में आवाज से उसकी भी नींद खुल जाती है। वो अलसाए आंखों से वक्त देखती है तो उसकी आंखें पूरी खुल जाती है। वो जल्दी से बिस्तर से उतर के कटी पतंग की तरह दौड़ लगा देती है। कुछ ही देर में वो रेडी होके बाहर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो एक नौकर को रोक के पूछती है, काका, ये सुबह सुबह हवेली में महाभारत का सीन क्यों दिखाई दे रहा है? पांडवों ने आक्रमण कर दिया है क्या इस कौरवों की नगरी पे? काका रूहानी की बात पे मुस्कुराते हुए लेकिन धीमी आवाज में बोलते हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो बिटिया, अर्जुन आ गया है अपनी द्रौपदी को वरने। इन लोगों ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है आज तक, उन सब का कोई इनसे हिसाब ले रहा है। कल रात कपूर इंडस्ट्रीज के 3 गोदामों में आग लग गई। करोड़ों का सामान जल के राख हो गया, जिसकी इनको आज ही डिलीवरी भी देनी थी। मैंने तो रोहन मालिक को फोन पे कहते भी सुना था कि पूरे 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ये भी नहीं पता कि ये सब किसने किया है। दोनों माँ बेटे की जोड़ी सुबह से इसी काम में लगे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। सालों पहले भी कोई आया था जो इनकी लंका में आग लगा गया था, लेकिन फिर अचानक पता नहीं जैसे सब ठीक होने लगा।
लेकिन अब फिर से इनकी वही दुर्गति होने लगी है। बस इतनी ही दुआ है कि इस बार इनका नामो निशान ही यहाँ से मिट जाए, इस धरती को भी इनके जैसे पापियों से मुक्ति मिले। काका अपनी बात खत्म कर देते हैं। रूहानी को काका की बात से बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि रोहन और निकिता जी ने कितने बुरे काम किए हैं। रूहानी उन्हें जाने को बोलती है। वो खुद सोच में पड़ जाती है कि आखिर किसने इतनी हिम्मत आ गई जो इनसे पंगा ले रहा है। पर वो कहते हैं ना कि बुरे का काम का बुरा ही नतीजा होता है। एक ना एक दिन तो सबका हिसाब होता है। वही शायद उनके साथ हो रहा था। वही ये सब सीन आरव आउट हाउस की विंडो से कॉफी पीते हुए एंजॉय कर रहा था। उसके फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल थी। वही ये सारा सीन कहीं और भी चल रहा था। ये सब कुछ ये बड़े से टीवी स्क्रीन पे चल रहा था। ये वही घर था जिसमें वो इंसान बेड पे लेटा हुआ था। सामने 4 लेडीज और 2 आदमी बैठे हुए थी और ये सब एंजॉय कर रहे थे। सबके फेस पे स्माइल थी। ये और कोई नहीं, राहुल और उसकी पलटन थी। राहुल और कबीर को छोड़ के सब लोग यही थे। सब देख के मिहिर बोलता है, इनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। आरव अपने पिता का बदला ले रहा है। जो भी निकिता और उसके उस अननोन पार्टनर में हमारे साथ किया, उसका हिसाब चुकाने वक्त आ चुका है। मिहिर की बात और सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। सारा वहां से उठा के एक रूम में चली जाती है। उस रूम में बेड पे राहुल लेटा हुआ था। उसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सारा उसके पास जाके बैठ जाती है और नस को इशारा करती है। नस बाहर चली जाती है। सारा प्यार से राहुल को देखने लगती है। वो राहुल का हाथ अपने हाथ में लेके बोलती है, राहुल अब तो उठ जाए। और कितना सोना है तुम्हें। अब तो हमारे बेटे ने भी जिद पकड़ ली है कि जब हम दोनों उससे मिलेंगे तभी वो अपनी शकल हम दिखाएगा। तुम तो जानते ही हो कि वो कितना जिद्दी है। उसने उस दिन के बाद से मुझसे बात तक नहीं की है। बोलता है, मॉम डैड आपकी सारी बात सुनते हैं ना, तो उन्हें बोले कि उठ जाए और अपने बेटे का साथ से। तुम्हें पता है उसने तो जंग की शुरुआत भी कर दी है। एक बात तुम्हें खोने से बची हूँ, अब अपने बेटे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज जल्दी उठ जाए और अपने बेटे का साथ दीजिए। अभी तो ये भी नहीं पता चला है कि वो दूसरा इंसान कौन है जिसने वो सब किया था। प्लीज जल्दी उठ जाए, मेरे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए। प्लीज राहुल प्लीज। देखिए कबीर भी अब तक सो ही रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना जिद्दी है। उसने भी कसम खा रखी है कि जब तक तुम उसे नहीं उठाओगे वो भी तुम्हारी ही तरह सोता रहेगा। संध्या को उसकी जरूरत है राहुल और मुझे आपकी। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। सारा को हॉल में से कुछ आवाज आने लगती है। वो राहुल को वही छोड़ के नीचे जाने लगती है। उसके जाते ही राहुल के हाथों में कुछ मूवमेंट होने लगता है, मानो उसने सारा की सारी बात सुनी हो। सारा नीचे हाल में आती है तो देखती है कि वहाँ एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे। ये और कोई नहीं, श्रेय और पीहू ही थे, या ये कहे कृष और अक्षता। अक्षता सारा के पास जाके बोलती है, भाभी कबीर और राहुल भाई को हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट हुई। सारा मायूसी से सिर हिला देती है। सबके फेस लटके हुए थे। कृष माहौल को ठंडा करने को बोलता है, वैसे आपको कुछ न्यूज देनी है भाभी। आपके निहायती जल्लाद बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है। आजकल जनाब के दिन उनके साथ ही गुजर रहे हैं। मुझे तो लगता है जितना फास्ट वो है उस हिसाब से तो कुछ दिन में बोलेगा, मॉम ये लीजिए आपकी पोती और बहू। कृष की बात पे सब लोग हंसने लगते हैं। विराज भी उसका साथ देते हुए बोलता है, वो अपने बाप पे ही गया है, उसने भी सीधा शादी की थी, पूछा तक नहीं था सारा भाभी से। और घर लाके इनको दादी से बोलता है, ये लो दादी आपकी बहू। मैंने तो शादी का भी ताम झाम का भी खर्चा नहीं किया। विराज की बात पे एक बार फिर सब लोग हंसने लगते हैं। सब लोग बैठ के इधर उधर की बातें करने लगते हैं। वही इंडिया में निकिता और रोहन परेशान से अपने गोदाम के बाहर खड़े हुए थी। ये न्यूज इतनी जल्दी टीवी पे वायरल हुई थी जितनी स्पीड से करंट दौड़ता है। रोहन ने अपने सारे सोर्स लगा दिए थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था वो। उन दोनों के पास इन्वेस्टर्स के बार बार फोन आ रहे थे अपने पैसे मांगने को। दोनों ही परेशान हो चुके थे। निकिता जी को जो कुछ भी हो रहा था उसमें अतीत की झलक दिखाई दे रही थी। उसे बार बार राहुल का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तो इस ख्याल में थी कि सिंघानिया फैमिली तो आयरी खत्म हो चुकी है, फिर ये कोई और ही है जो ये सब कर रहा है। गोदाम में आग लगन वाले ने तो अगले हमले का क्लू भी दिया था कि अब उसकी कंपनी की बारी है और साथ ही बेटे की। वो अपने बेटे से दूर हो जाएगी। निकिता सोचती है कि शायद कोई रोहन को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा देती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि कल क्या होने वाला है। दोनों कुछ देर में अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में होते हैं और सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर वहां बैठे थे। माहौल बिल्कुल गर्म था। सब लोगों ने अपना फरमान सुना दिया था कि उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए, क्योंकि अब कपूर इंडस्ट्रीज को कोई नहीं बचा सकता। रोहन का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी उन सबको गोली मार दे, लेकिन अफसोस वो कुछ करने लायक था ही नहीं। उन दोनों का पूरा दिन इसी मुश्किल में निकल जाता है। लेकिन आज रूहानी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तो आइए जानते हैं क्यों थी।
क्योंकि आरव ने निकिता और रोहन की सिचुएशन का फायदा उठा के अर्जुन का ऑपरेशन कर दिया। वो दोनों इतने बिजी थे कि किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि आरव और रूहानी पूरे दिन से गायब है। अर्जुन के ब्रेन की सर्जरी सक्सेसफुल रही थी, अब बस उसे होश आना बाकी था, जो कि अगले दिन आने वाला था। इसलिए रूहानी को समझा कि आरव उसे हवेली वापस ले आता है, ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले। समझाया तो क्या खाक होगा, सिर्फ ऑर्डर झाड़ा होगा। रूहानी और आरव निकिता और रोहन के आने से पहले ही घर वापस आ चुके थे, इसलिए किसी को भनक भी नहीं लगी। निकिता और रोहन की शकल पे 12 बजे हुए थे, जो देख के आरव, अहान और राहुल की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरव उनको देख के अपने मन में बोलता है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, पर उससे पहले मुझे ये पता करना है कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड पार्टनर कौन है। रात को डिनर के बाद आरव, अहान और राहुल आउट हाउस में चले जाते हैं। निकिता और रोहन भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। निकिता अपने रूम में आती है और बेड पे लेट जाती है। उसी दिमाग में दिन की सारी घटनाएं चल रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद को शांत करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठ के बालकनी में चली जाती है। उसे पिछला सब याद आ रहा था, लेकिन अतीत को तो उसने कब का दफन कर दिया था। अचानक उसका दिमाग थोड़ा चलता है और वो रूम में जाके फोन लेती है और किसी को कॉल कर देती है। कुछ देर रिंग जाने पे ही कॉल अटेंड हो जाती है। सामने वाला इंसान बोलता है, आज इतने सालों के बाद मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बिना किसी मतलब के तो तुमने मुझे कॉल किया नहीं होगा, तो चलो सीधा सीधा पॉइंट पे आओ। निकिता उस इंसान की बात सुन के 2 पल अपने फोन को घूरती है और एक गहरी सांस लेके खुद को शांत करके बोलती है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ पता ना हो, फिर ये अनजान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? बाकी रही बात मतलब की, तो हाँ, मतलब से ही कॉल किया है मैंने। न्यूज तो तुम देख ही चुके होगे। मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी अपनी कंपनी को बचाने के लिए। तुम्हारे इतने राज मैंने छुपाए हैं और सबसे बड़ा राज तो आज तक छुपाते आई हूँ, ये तक कि उससे भी सच छुपाया है मैंने, आगे भी छुपा लूंगी। बस कपूर इंडस्ट्रीज को कंगाल होने से बचाओ, जैसे पहले बचाया था। तुम मेरा काम करो और मैं तो तुम्हारा काम कर ही रही हूँ। निकिता की बात सुन के सामने वाला बोलता है, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि मैं हूँ कौन, तो ये अपने ऑर्डर अपने पास ही रखो। रही बात हेल्प की, तो तुम्हें भीख तो मैं दे ही सकता हूँ। तुम्हारी औकात तो नहीं है मुझसे कुछ भी मांगने की, पर फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। सामने वाला इतना बोल के कॉल कट कर देता है। निकिता गुस्से से उस फोन को उठा के बेड पे फेंक देती है और अपने बाल नोचते हुए बोलती है, ये खुद को समझता क्या है, जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। आज ये पैसा और पावर जो भी उसके पास है वो सब उसी का तो है, जिसे सालों पहले अपने इन्हीं हाथों से मारा था मैंने। सिर्फ मैंने ही नहीं, उसने भी। तो फिर ये इतनी अकड़ दिखाता क्यों है, जैसे सब सिर्फ इसने ही किया हो। अगर बार मेरा काम हो जाए फिर बताती हूँ तुम्हें तो मैं कि निकिता कपूर है क्या चीज। वही रूहानी अपने रूम की बालकनी में बैठी आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वो बहुत खुश थी कि अर्जुन की सर्जरी अच्छे से हो गई और कल तक उसे होश भी आ जाएगा। इन सब में उसकी सबसे बड़ी मदद सिर्फ आरव ने की है। रूहानी अपने सिर पे चपत मारती हुई बोलती है, रूहानी तू इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है? उस खड़ूस डॉक्टर ने तेरे भाई को ठीक किया है, वो भी बिना पैसे लिए ही, और तूने उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला। पर अब तो काफी रात हो चुकी है, कल सुबह ही बोल दूंगी। रूहानी को ये बात जचती है और वो अंदर जाके बेड पे लेट जाती है, आने वाले कल को मीठी खुशियों के सपनों को संजोते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग रूहानी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने बादाम का हलवा भी बनाया था आरव को थैंक यू बोलने के लिए। रूहानी हलवा और आरव और बाकी दोनों की कॉफी लेके आउट हाउस में चली जाती है। रूहानी का दिल जोर जोर से शोर मचा रहा था। रूहानी को बहुत घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों उसे आरव के पास जाने में इतना अजीब लगता है। रूहानी अपने दिल को डांटते हुए बोलती है, चुप कर जाओ, अंग्रेजों के जमाने के जेलर साहब क्यों फटे हुए स्पीकर की तरह बज रहा है। रूहानी खुद से ही बातें करते करते आउट हाउस में पहुंच जाती है। वो सीधा अंदर घुस चुकी थी, क्योंकि खुद से बातें करने में इतनी मशगूल थी कि किसी और की आवाज तो सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो सीधा आरव के रूम में जाती है और सब कुछ काफी टेबल पे लाके रख देती है। फिर चारों ओर नजर घुमा के देखते हुए बोलती है, ये भूतनाथ कहाँ चले गए, वो भी सुबह सुबह। तभी बाथरूम का डोर खुलता है और आरव अपनी कमर पे तौलिया लपेटे बाहर आता है। उसकी बॉडी पे पानी की बूंदें ठहरी हुई थी। वो किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। रूहानी उसकी ओर पलटती है और उसको देख के उसकी सांसें ही अटक जाती है। वो बेशरामों की तरह उसे ताड़ने लगती है। उसका गला सूख रहा था और वो अपना सलाइवा गटक रही थी। आरव उसकी हालत देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो खुद से ही बोलता है, चलो बॉडी बनाने का कोई फायदा तो हुआ। वो रूहानी के पास जाके चुटकी बजाता है और पूछता है, क्या देख रही हो?
रूहानी उसकी बात सुन के झेप जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। अब बेचारी क्या ही बोलती कि अपनी आंखें सेक रही थी। वो खुद को नॉर्मल रखते हुए बोलती है, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी, क्योंकि तुमने अर्जुन को ठीक किया इसलिए। रूहानी की बात सुन के आरव कुछ बोलने को होता है कि पीछे से राहुल और अहान की आवाज आती है। थैंक यू बोलने आई हो, लेकिन खाली हाथ। रूहानी उनको देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैंने ये बादाम का हलवा बनाया है आप सबके लिए। राहुल और अहान एक दूसरे की ओर देख के बोलते हैं, बादाम का हलवा। दोनों उन दोनों को इग्नोर करके हलवे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों खा पाते उससे पहले ही दोनों के कानों में आरव की कोयल सी बोली जो सुन के किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए सुनाई पड़ती है। वो बोल रहा था, अगर तुम दोनों ने इस हलवे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शाहजहां ने तो सिर्फ उन मजदूरों के हाथ काटे थे, मैं तुम दोनों का कनेक्शन ही काट दूंगा इस दुनिया से। दोनों हलवे को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। अब किसी ने सच ही कहा है, जान बची तो लाखों पाए। रूहानी भी माहौल को देख के जाने लगती है कि आरव उसे रोकते हुए बोलता है, मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा। रूहानी मुंह बनाते हुए वही खड़ी हो जाती है। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। रूहानी को कुछ फील होता है, सो पलट के देखती है तो आरव उसके बिल्कुल पास खड़ा था। रूहानी डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। वो पीछे होते हुए दीवार से टकरा जाती है। आरव उसके बिल्कुल पास जाके खड़ा हो जाता है। रूहानी उसकी नजरों में झांक के उसे समझने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। आरव उसके अगल बगल हाथ रख के उस पे झुकते हुए बोलता है, थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें हलवा बनाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना मीठा है। रूहानी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वो आरव की नजरों का पीछा करती है तो उसकी नजरें उसके होठों पे टिकी हुई थी। रूहानी गुस्से से कुछ कहने को हुई थी कि आरव का फोन रिंग करता है। वो पीछे हट जाता है, कॉल अटेंड करता है। कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल कट करता है और रूहानी को बोलता है, जल्दी से घर के बाहर मिलो मुझे, अर्जुन को होश आ गया है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। आरव की बात सुन के रूहानी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसकी आंखें पनीली हो गई थी। वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों घर के बाहर होते हैं। रूहानी बहुत नर्वस फील कर रही थी। उसे घबराहट भी हो रही थी कि सब ठीक हो, लेकिन आरव की फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। कुछ देर में ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अर्जुन को होश आ चुका था। वो दोनों उसके वार्ड की ओर बढ़ जाते हैं। आरव अर्जुन को चेक करने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन रूहानी वही खड़ी रह जाती है क्योंकि उसके अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ देर में आरव अर्जुन को चेक करके बाहर आता है। रूहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव बाहर आके उसे सवालिया नजरों से देखता है। आरव को देख के रूहानी आगे बढ़ के उसके गले लग जाती है। आरव भी उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ देर में वो शांत होती है तो उसे अंदर जाने को बोलता है। रूहानी अपने आंसू साफ करके अंदर जाने लगती है। उसके अंदर जाते ही अर्जुन बोलता है, छोटी मुझे तो लगा था कि मैं सबसे पहले तुझे देखूंगा, लेकिन यहाँ तो ग्रीक गॉड के दर्शन हो रहे हैं मुझे गे। अर्जुन की बात पे रूहानी भी मुस्कुरा देती है। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे बढ़ के अर्जुन के गले लग के रो पड़ती है। अर्जुन उसको शांत करते हुए बोलता है, तू इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है, देख अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, फिर क्यों गंगा जमुना बहा रही है। रूहानी सिसकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है, एक कान के नीचे लगाऊंगा अगर फिर से बकवास करी तो। अर्जुन उसे डांटते हुए बोलता है। रूहानी उसकी दांत खा के चुप हो जाती है। पूछे आरव खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था, लेकिन उसे रूहानी और अर्जुन का इतना पास होना पसंद नहीं आ रहा था, भले ही वो दोनों भाई बहन ही क्यों ना हो। वो रूहानी को बोलता है, तुम्हारा भाई अब ठीक हो चुका है, फिक्र की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। रूहानी आरव की डिस्चार्ज वाली बात सुन के एक बार फिर सोच में पड़ जाती है। चैप्टर 55 राहुल हॉस्पिटल में। अर्जुन को होश आ चुका था। आरव और रूहानी हॉस्पिटल में ही होते हैं उसके साथ। रूहानी तो अर्जुन को देख के अपने आंसू ही नहीं रोक पाती। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है। आरव उसे बताता है कि अर्जुन को 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। आरव की बात सुन के रूहानी के फेस पे चिंता की लकीरें आ जाती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ देर में वो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अगर ज्यादा देर रुकते तो रोहन और निकिता को शक हो सकता था, इसलिए वो घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आरव उससे पूछता है, तुम परेशान क्यों थी, अब तो तुम्हारे भाई को भी होश आ गया है। फिर रूहानी कुछ देर चुप रहती है, फिर एक गहरी सांस लेके बोलती है, रोहन ने एक बार अर्जुन को मारने की कोशिश की है, अगर उसने दोबारा कोशिश की तो उसका हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए नहीं बस ये सोच रही थी कि उसे डिस्चार्ज के बाद कहाँ रखना, क्योंकि अभी उसे सिर्फ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, वो ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से अभी, और मेरे पास अभी इतनी सेविंग्स अभी नहीं कि मैं उसे यहाँ से कहीं और भेज सकूं।
क्योंकि हवेली में काम करने के पैसे थोड़ी मिलते हैं मुझे। रूहानी अपनी बात खत्म करके खिड़की से बाहर देखने लगती है। आरव के दिमाग में बस यही चल रहा था, ये लड़की सच में ही पूरी पागल है। बिना सैलरी के इतना काम करती है, जो इसका अपना भी नहीं है उसके लिए इतना लड़ रही है, तो जिससे ये प्यार करेगी उसके लिए तो हर हद पार करेगी। आरव रूहानी से कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो लोग हवेली पहुंच जाते हैं। रूहानी पहले ही कार से निकल जाती है, लेकिन जब वो हवेली में एंट्री करती है तो रोहन उसे देख लेता है। वो उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोलता है, कहाँ से आ रही हो तुम सुबह सुबह? रूहानी उसका सवाल सुन के अपने मन में रूहानी सोच कुछ तो, वरना ये हाथी तुझे अपने पैरों तले कुचल देगा। वो बिना किसी डर के बोलती है, वो मैं माखन लाल चतुर्वेदी चाचा के बगीचे में गई थी अमरूद खाने रोहन भाई। रूहानी जानबूझकर रोहन को भाई बोलती है, क्योंकि उसे पता था भाई सुनते ही रोहन वहां से गुस्से से उबलते हुए निकल जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। रूहानी उसके जाते ही एक चैन की सांस लेती है। वही दूसरी ओर यूएसए में सारा अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी एक नर्स भागते हुए आती है और उसके रूम का डोर नॉक करती है। सारा जल्दी से उठ के डोर ओपन करती है तो वो नर्स बोलती है, मैडम सर की तबीयत अचानक खराब हो रही है, हमें उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नर्स की बात सुन के सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले राहुल बिल्कुल ठीक था। वो जल्दी से उसके रूम में जाती है। घर में हो रहे शोर को सुन के बाकी सब भी आ चुके थे। सारा जब राहुल को देखती है तो उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। मिहिर और विराज जल्दी से उसे उठा के बाहर भागते हैं। बाकी सब भी उनके साथ निकल जाते हैं, सिवाय संध्या के। उसे कबीर के पास भी तो रहना था। कुछ ही देर में सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। ये आरव का ही हॉस्पिटल था। राहुल को एडमिट कर किया जाता है और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सारा की आंखों से तो आंसू बहे जा रहे थे। जानवी और प्रिया उसे शांत करवाने में लगे हुए थे। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर ही बाहर नहीं आ रहे थे। ऊपर से किसी को भी राहुल की मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर बाहर आते हैं तो सारा उनसे राहुल को हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे भी वही बताते हैं कि राहुल का सही से ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी होगी। अभी वो कुछ नहीं कह सकते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सारा विराज से उसका फोन लेती है और आरव को कॉल कर देती है। विराज का कॉल देख के आरव भी परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कॉल अटेंड करता है और पूछता है, क्या हुआ चाचू, आपने इस टाइम कॉल किया, सब ठीक तो है ना? मॉम डैड ठीक तो है ना? सामने से सारा रोते हुए जवाब देती है, कुछ भी ठीक नहीं है आरव, राहुल की तबीयत खराब हो गई, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, लेकिन ये डॉक्टर कुछ कर ही नहीं रहे, प्लीज कुछ करो बेटा जल्दी। आरव सारा की बात सुन के परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए बोलता है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा डैड को, आप रोना बंद कीजिए। आरव कॉल कट कर देता है और हॉस्पिटल में कॉल करता है। कुछ ही देर में राहुल के रूम के बाहर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ खड़ा था। सबके डर से पसीने छूट रहे थे, यहाँ तक कि साइना के भी। सीनियर डॉक्टर्स की टीम अंदर जाती है और आरव उन्हें वीडियो कॉल करता है। वो जैसा जैसा बोलता वैसे ही वो डॉक्टर्स कर रहे थे। सभी डॉक्टर्स के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि आरव ने सबकी खटिया खड़ी कर दी थी। वैसे भी वो अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस था, ऊपर से ये मामला तो उसके डैड का था। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सारा को बोलते हैं, मैं सर अब खतरे से बाहर है, आप फिक्र मत कीजिए। एक बार फिर विराज का फोन रिंग करता है। आरव उसे कॉल कर रहा था। सारा कॉल अटेंड करती है। सामने से आरव बोलता है, मॉम डैड अब बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन राहुल को हुआ क्या था, सारा पूछती है। आरव एक गहरी सांस लेके बोलता है, मॉम डैड को मेंटल कंडीशन बेटर हो रही है, वो होश में आने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो खुद को जबरदस्ती होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रोक आ गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, वो शायद जल्द ही होश में आ जाएंगे। सारा उसकी बात सुन के खुश हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछती हुई आरव से बोलती है, मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पति को होश आए तब मेरा बेटा भी मेरे साथ हो, और अब मुझे तुम्हारे कोई नखरे नहीं सहने हैं, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आरव बस हम बोल के कॉल कट कर देता है। सारा कुछ पल फोन को घूरती है और अपने मन में बोलती है, बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं, बोलने में तो इनका टैक्स लगता है। कुछ देर बाद सब लोग बारी बारी से राहुल से मिलने जाते हैं। वही दूसरी ओर इंडिया में आरव राज के रूम में था और उसे गुस्से से घूर रहा था। वो राज को पूरी शिद्दत से ठीक करने में लगा था, क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो होश में आए। वो चाहता था कि वो होश में आए उसके डैड के होश में आने से पहले, जिससे वो उसे डैड के सामने ले जा सके, ताकि वो उसे अपने हाथों से सजा दे सके, उसके कर्मों का हिसाब कर सके। वो राज को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। राज के ब्रेन में इम्प्रूवमेंट होने लगी थी
और आज तो उसकी उंगलियां भी मूवमेंट कर रही थी। कुछ देर के बाद आरव रूम के बाहर आ जाता है। आज का दिन गुजर जाता है। आरव अर्जुन को चेक करने हॉस्पिटल भी जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला ही जाता है। रात को सब लोग साथ ही डिनर करते हैं। निकिता और रोहन का ध्यान इस बात सिर्फ अपनी कंपनी की ओर था जो दिन पे दिन मिट्टी में मिलती जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान अभी बाकी किसी और जा ही नहीं रहा था। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूहानी जो कब से आरव से अर्जुन की कंडीशन पूछना चाह रही थी, वो सब के जाने के बाद आउट हाउस में चली जाती है सबसे बचते। रूहानी उससे अर्जुन के बारे में पूछती है। आरव बस इतना ही बोलता है से ठीक है, डोंट वरी। रूहानी उसको थैंक यू बोल के जाने लगती है कि आरव उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है इतना रूखा थैंक यू कौन बोलता है? एक तो मैंने तुम्हारे भाई को ठीक किया और ऊपर से तुम मुझे अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोल सकती। रूहानी उसको नजर बाहर देखती है और अपनी पलकें झुका लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरव का इशारा समझ रही थी। आरव धीरे धीरे उसके चेहरे पे झुकने लगता है। तभी बाहर से आवाज आती है रूहानी। आवाज सुन के रूहानी के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन आरव का फेस अब भी इमोशनल था। रूहानी आरव से अर्जुन का हाल चाल पूछने को आउट हाउस जाती है बिना किसी को खबर हुए। वो दोनों साथ ही होते हैं को बाहर से किसी की आवाज आती है रूहानी उस आवाज को अच्छे से जानती थी। ये जिया थी। अहान और राहुल भी अब तक अपने अपने रूम से बाहर आ चुके थे। जिया अंदर आती है और फिर रूहानी को आवाज देती है। अहान और राहुल को रूहानी के वहां होने की कोई खबर नहीं थी। राहुल जिया से फ्लर्ट करते हुए बोलता है वैसे किया जी आपकी बहन तो यहाँ है नहीं, तो फिर आप उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही है? मेरा मतलब है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जिया राहुल की बात सुन के चीर जाती है। वो उसे छोटी आंखें करके घूरती है और बोलती है मेरी निगाहें आपकी की तरह फुटबॉल नहीं है जो जब चाहे जहाँ चाहे वहां लुढ़ती फिरती है। तो अपने इस डस्टबिन जैसे मुंह से गंदी बदबू निकालना बंद कीजिए और अपने मुंह का शटर बंद कर लीजिए, क्योंकि मैंने अगर लॉक लगा दिया तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, समझे आप? अहान तो जिया की बात सुन के पेट पकड़ के हंसने लगता है, लेकिन राहुल की आंखें छोटी हो जाती है। वो जिया की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी। मैं तो तुम्हें भोली भाली कन्याकुमारी समझता था, लेकिन तुम तो कन्याकुमारी निकली। और क्या कहा तुमने? मेरा गटर जैसा मुंह है। अगर है भी तो तुम कौन सा इंग्लैंड की महारानी हो? शकल देखते ही ऐसे लगता है मानो किसी ने स्क्रोच ब्राइट पे हापिक लगा रगड़ दिया हो। जिया का पारा राहुल की बात सुन के हाई होने लगता है। वो दांत पिसते हुए बोलती है खरबूजे जैसी शकल है, टिंडे जैसी आंखें हैं, हाथी के दांत ले रखे हैं और जिराफ जितने लंबे हो। खुद को तो देख लो एक बार आईने में। वैसे तुम न मत देखना खुद को, वरना अगला नंबर तुम्हारा ही होगा यमराज के पास जाने का। अब तुम हो ही इतने बदसूरत की खुद को आईने में देख के हार्ट अटैक से ही टिकट करवा लगे। इसी वजह से तो आज तक सिंगल हो और मेरी दुआ से सिंगल ही मरोगे। सिधारी जिया के पास जाके बोलता है सिंगल होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, बस मैं ही किसी को घास नहीं डालता। और मैं चाहे जैसा भी तुमसे तो बेटर ही हूँ। और तुमने कौन सी हैट्रिक बना रखी है रिलेशनशिप में, आज तक तो सिंगल ही लग रही हो मुझे। राहुल का टोन सुन के जिया जवाब देती है तुम्हारे जैसे भैंसे से दब के मरने से अच्छा है मैं सिंगल ही मर जाऊं। जीता आगे कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही रूहानी की आवाज उसे सुनाई देती है। वो बोल रही थी आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। और दी आप यहाँ क्या कर रही हो? रूहानी की बात सुन के जिया को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो जल्दी से उसे ले जाते हुए बोलती है तू चल ये से, वरना रोहन आई तुझे मार देगा। उसने तेरे रूम में भी देखा पर तू नहीं मिली, इसलिए आउट हाउस की ओर ही आ रहा है वो। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो जानती है ना क्या होगा, वो फिर से तुझे मारेगा। जीता रूहानी को लेके वहां से जाने लगती है कि बाहर किसी के आने की आवाज आती है। आरव राहुल को इशारा करता है, वो रूहानी और जिया को लेके जल्दी से छुप जाता है। रोहन अंदर आता है और सबको घूरने लगता है। आरव उसे उतनी ही शिद्दत से घूरता है। रोहन इधर उधर देखने लगता है। आरव उसे दांत पिसते हुए बोलता है अपनी ये मनहूस शकल क्यों लेके आए हो यहाँ? रोहन की गुस्से से मुट्ठी बंद हो जाती है। वो आरव के सामने जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है रूहानी कहाँ है? आरव आराम से जाके सोफे पे बैठ जाता है और उसी के साथ ही अहान भी। आरव पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आंखें भी खराब है। और वैसे भी वो आएगी क्यों यहाँ? रोहन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। वो फिर से रूहानी को ढूंढने लगता है। रोहन इस बार रूहानी के रूम में देखता है तो वो आराम से बेड पे सो रही थी। रोहन का कुछ समझ नहीं आता, वो बालों को नोचते हुए वहां से निकल जाता है। वो अपने रूम में जाके किसी को कॉल करके बोलता है रूहानी पे नजर रखो, वो उस डॉक्टर के पास नहीं जानी चाहिए, हर खबर रखो उसकी। सब लोग चैन से सो जाते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग रूहानी छुप के हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रोहन के आदमी रूहानी पे नजर रखे हुए थे, इसलिए रोहन को पता चल जाता है। रोहन के आदमी अभी भी रूहानी का पीछा कर रहे थे। रूहानी हॉस्पिटल आ जाती है। आज वो आरव के साथ नहीं आई थी, ये बात भी रोहन के आदमी उसे बता देते हैं। रोहन गुस्से से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रूहानी जो अपनी ही धुन में चली जा रही थी, उसे कोई खबर ही नहीं थी। तभी उसका फोन रिंग करता है, वो कॉल अटेंड करती है। सामने से आरव की गुस्से वाली आवाज आती है, बेवकूफ लड़की, रोहन के आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, निकलो अभी के अभी हॉस्पिटल से। रूहानी की हालत खराब हो जाती है। वो थोड़ा पीछे होके देखती है तो उसे एक आदमी पीछे ही दिखाई देता है। वो जल्दी से सामने वाले केबिन में घुस जाती है। ये केबिन अर्जुन के डॉक्टर का ही था। रूहानी अंदर जाके चैन की सांस लेती है। आरव भी जल्दी से वहां से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। कुछ देर में रूहानी डॉक्टर को कुछ समझा के वहां से निकल जाती है, क्योंकि अभी भी एक इंसान उसका पीछा कर रहा था। रूहानी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही रोहन उस डॉक्टर के पास जाके उससे पूछता है रूहानी के बारे में। डॉक्टर को तो रूहानी ने पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। डॉक्टर थोड़ा डरते हुए बोलता है, हुकुम साहब, वो तो इनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो यहाँ आई थी। रोहन डॉक्टर का काला पकड़ के बोलता है, अगर थोड़ी सी भी ये बात गलत निकली तो तेरी मुंडी और मेरी तलवार। रोहन वहां से निकल जाता है। डॉक्टर उसके जाते ही चैन की सांस लेता है। वो रूहानी को कॉल करके सब बता देता है। रोहन के वहां से जाते ही रूहानी और आरव वहां आ जाते हैं, क्योंकि जो आदमी रोहन ने रूहानी के पीछे लगाया था वो भी रोहन के साथ जा चुका था। आरव किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वो दोनों अर्जुन के वार्ड में चले जाते हैं। आरव अर्जुन को चेक करता है तो सब नॉर्मल ही था। कुछ देर में आहान और राहुल हॉस्पिटल में होते हैं। उन दोनों ने अर्जुन के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। रूहानी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही देर में वो सब लोग अर्जुन के साथ आरव के विला में होते हैं। ये घर वही है जिसमें आरव रूहानी को लेके आया था। अर्जुन को रूम में लूटा के वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। रूहानी आरव को स्वलीय नजरों से देखती है। वो उसे जवाब देते हुए बोलता है, अर्जुन का वहां रहना सेफ नहीं है इसलिए मैं उसे ये ले आया। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता इसलिए वो सेफ रहेगा यह, और रोहन को भी खबर नहीं होगी। रूहानी को भी ये बात ठीक लगती है। वो आगे कुछ नहीं बोलती। अब उन सबको जल्दी से हवेली जाना था, वरना रोहन को फिर से शक हो जाता है। वो चारों वहां से निकल जाते हैं। वही यूएसए में राहुल की तबीयत पहले से बेटर थी। सारा उसका हाथ पकड़ के सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ में कुछ मूवमेंट फील होता है। वो आंखें खोल के देखती है तो राहुल की उंगलियां हिल रही थी। उसकी पलकें भी हिल रही थी। सारा राहुल को उठता देख खुश हो जाती है। वो राहुल को आवाज देने लगती है। अचानक उसे राहुल की आवाज सुनाई पड़ती है, सारा हमारा बच्चा। सारा राहुल को जवाब देती कि उससे पहले ही वो बेहोश हो चुका था। वो जोरी से इमरजेंसी बटन प्रेस करती है। कुछ ही देर में डॉक्टर की पूरी टीम वही खड़ी थी और राहुल को चेक कर रही थी। सब लोग परेशानी से बाहर घूम रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और सारा से बोलते हैं, मैडम आप परेशान मत होइए, सर बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश आ रहा है इसलिए ये हुआ। कुछ दिनों में उन्हें पूरी तरह से होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन के सबके चेहरे खिल जाते हैं। सारा की आंखों से एक बार फिर आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। सबके चेहरे पे ना बयान होने वाली खुशी थी। सारा खुद को रोने से रोकने लगती है। वो थोड़ी देर में शांत हो जाती है और आरव को कॉल करती है। सारा उसे बताती है कि राहुल को थोड़ा होश आया था। आरव को आंखें भी अपने डैड की खबर सुन के पनीली हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कॉल काट देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था किसके साथ अपनी खुशी साझा करे। वो खुशी से पागल हो रहा था। चैप्टर 56 आरव का सच। दिन गुजर रहे थे। राहुल धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन कबीर की बॉडी में अभी कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन राहुल के ठीक होने से सबको थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि कबीर को भी होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इधर इंडिया में आरव ने रोहन और निकिता का पूरा बिजनेस बंद करवा दिया था। रोहन, जिसको आरव और रूहानी पे शक हो गया था, वो अपने बिजनेस में इतना उलझा था कि उसका ध्यान न ही रूहानी की ओर गया और न ही अर्जुन की ओर। आज 10 दिन बाद आरव का फोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करता है। सामने वाले इंसान की बात सुन के उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। राहुल और आहान जो उसके साथ थे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आरव जैसा पत्थर दिल इंसान जिसके फेस पे कभी कोई इमोशन नहीं दिखता, वो आज रो रहा था। राहुल आरव से पूछता है, क्या हुआ छोटे, तू रो क्यों रहा है? राहुल की बात सुन के आरव होश में आता है। वो उन दोनों को कस के गले लगा लेता है और बोलता है, भाई डैड को होश आ गया, वो ठीक हो गए हैं। आरव की बात सुन के उन दोनों का भी चेहरा खिल जाता है। आरव रोते हुए बोलता है, मुझे अभी डैड से मिलना है, पूछना है उनसे कि वो इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं, ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी।
मैं खुद को कैसे संभालूंगा। आरव इतना बोल के सारा के पास वीडियो कॉल करता है। सारा कॉल अटेंड करती है। सामने उसे आरव का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा नजर आता है। सारा परेशान होते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब तो सब ठीक हो गया है, फिर ये आंसू क्यों? आरव बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, पेरेंट्स होते हुए भी अनाथ रहा मैं। बचपन से ही सबसे दूर रहा हूँ। मुझे डैड से बात करनी है। आरव की बात सुन के सारा की भी आंखें नम हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो राहुल की ओर फोन कर देती है। आरव राहुल को देख के रोते हुए बोलता है, डैड। वो बस इतना ही बोल पाता है क्योंकि इससे ज्यादा वो बोल ही नहीं पाता। राहुल खुद को नॉर्मल रखते हुए बोलता है, मैं जल्दी ही इंडिया आ रहा हूँ, तुम संभालो खुद को। राहुल सिंघानिया के बेटे हो तुम, सिंघानिया अंपायर के असली वारिस। जो भी गलत हुआ है हमारे साथ, उसका हिसाब पूरा करना है। ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं हो सकता। जिसने भी हम लोगों को अलग किया है, अब उनकी चिता जलने का वक्त आ गया है। आरव राहुल की बात सुन के शांत हो जाता है। कुछ देर में वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और अपने डैड से बात करने लगता है। वही कोई और भी था जो उन दोनों बाप बेटे की दर्द भरी मुलाकात को देख रहा था। उसके चेहरे पे पसीना साफ दिख रहा था। वो इंसान जल्दी से वहां से चला जाता है क्योंकि अहान अब बाहर ही आ रहा था। आरव कुछ देर और अपने मोम डैड से बात करता है। कुछ देर वो बात करके कबीर की हेल्थ अपडेट लेके और राहुल को अपना ध्यान रखने का बोल के कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही आरव अहान से पूछता है, कम हुआ? अहान हाँ में सिर हिला देता है और तीनों के चेहरे पे एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो इंसान और कोई नहीं निकिता ही थी जिसने आरव को राहुल से बात करते देखा और सुना था। वो अपने रूम में चली जाती है और डोर लॉक करके बैठ जाती है। उसके सिर से पसीना निकल रहा था। घबराहट की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से पानी का ग्लास उठा के पी जाती है। वो डर से कांप रही थी। वो कांपते हाथों से अपना फोन उठा के किसी को कॉल करती है। 2-4 रिंग में ही फोन उठा लिया जाता है। सामने वाले की आवाज सुन के बोलती है, वो जिंदा है। उसकी पूरी फैमिली जिंदा है। उसका बेटा भी जिंदा है। वो वापस आ रहा है फिर से तभी मचाने। इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सामने वाला इंसान निकिता की बात सुन के खुद परेशान हो जाता है। वो निकिता को गुस्से से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा था और उस हॉस्पिटल में ब्लास्ट भी करवाया था। वहां कोई नहीं बचा था, तो वो सब जिंदा कैसे हो सकते हैं? कहीं आज दिन में ही तुम चढ़ा के तो नहीं बैठी हो? निकिता थोड़ा गुस्से से उसे जवाब देती है, वो जिंदा है और बहुत जल्द तुम्हें इसका सबूत भी मिल जाएगा। तब देखती हूँ तुम्हारी ये अकड़ कितनी देर रहती है। अगर हमने तूफान को आने से पहले ही नहीं रोका ना तो ये सबको ले डूबेगा। मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन तुम्हें भी वो कहीं जा नहीं छोड़ेगा। तो इस गलतफहमी में तो रहना मत, क्योंकि अब तो वो जानता ही है कि तुम कौन हो। मेरी नाव डूबेगी तो तुम कौन सा तैर पाओगे? निकिता की बात सुन के वो आदमी गुस्से से पागल होने लगता है। वो फोन उठा के फेंक देता है और अपने बाल नोचते हुए बोलता है, ये नहीं हो सकता। उस राहुल सिंघानिया को मैंने अपने हाथों से ही मारा था, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? अगर ये सच है तो मुझे इंडिया जाना होगा। वो आदमी अपने असिस्टेंट को इंडिया जाने का इंतजाम करने को बोलता है। असिस्टेंट भी ओके सर बोल के वहां से चला जाता है। वही निकिता थोड़ी देर में खुद को नॉर्मल करके राज के रूम में जाती है। वो डोर अंदर से लॉक करती है। राज का हाथ पकड़ के बोलती है, राज तुम कब उठोगे? प्लीज उठ जाओ। एक बार फिर हमारा अतीत हमारे सामने आ रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आ रहा है। तुम सुन रहे हो, वो जिंदा है। ये जो इतने दिन से हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है वो सब उसके बेटे का किया धरा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। राज की बॉडी में राहुल का नाम सुन के ही मूवमेंट होने लगी थी। निकिता राज की सांसों को उफनता देख परेशान हो जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर भागती है। एक सर्वेंट जल्दी से आउट हाउस जाके आरव को राज के बारे में इन्फॉर्म करता है। आरव जल्दी से हवेली में चला जाता है। वो राज को चेक करने लगता है। सब लोग परेशानी से रूम के बाहर टहल रहे थे। आरव राज को पूरी शिद्दत से ठीक कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो ठीक हो और उसके डैड उसे अपने हाथों से ही सजा दे। कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद राज नॉर्मल हो चुका था। आरव बाहर आता है। निकिता जो उससे डर रही थी लेकिन वो अपने चेहरे से डर नहीं दिखाता। आरव उसे जवाब देता है, वो ठीक हो रहे हैं। बहुत जल्द उन्हें पूरी तरह से होश आ जाएगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब वो स्टेबल है। आरव की बात सुन के सब लोग चैन की सांस लेते हैं। रूहानी जो अर्जुन से मिलने गई थी उसे इन सब की कोई खबर ही नहीं थी। राहुल जो होश में आ चुका था वो सबसे मिलता है। कबीर के बारे में पूछता है। कबीर की बात सुन के सब मायूस हो जाते हैं। संध्या की तो आंखों से आंसू बह रहे थे। सारा उसे संभालने में लग जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द उसको दर्द में देखना होता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वही दर्द उन सब ने महसूस किया था।
और संध्या तो अभी भी उसी दर्द में थी। राहुल विराज और मिहिर से उसे कबीर के पास ले जाने को बोलता है। कुछ ही देर में सब लोग कबीर के रूम में होते हैं। कबीर को देख के राहुल की भी आंखें नम हो जाती है। वो कबीर के पास जाके बोलता है, अबे ओ डॉक्टर, ज्यादा नौटंकी मत कर और जल्दी से उठ जा। बहुत हो गया तेरा, उस दिन तो बगदादी बन रहा था तो अब क्या हुआ।